नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जल्द रूस का घातक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 भारत की आसमानी सरहद का पहरेदार बन सकता है। यानी दुनिया में हिंदुस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट की शक्ति से लैस चौथा देश बन जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल मुलाकात होगी तो सुखोई 57 पर भी करार होने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले ही चीन पाकिस्तान में खलबली मच गई है। बौखलाहट में एटमी शक्ति की नुमाइश शुरू हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरने वाले इस शत्रु संहारक फाइटर जेट का नाम है Su-57। आकाश के इस अजय योद्धा की गर्जना इस्लामाबाद और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। इस शिकारी का पराक्रम पाकिस्तानी J-17 और चीनी J-20 के मंसूबों को राख कर देगा। सब सही रहा तो जल्द 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू भारत की आसमानी सरहद का प्रहरी बनेगा। इस शक्तिशाली रूसी फाइटर जेट के बारे में आपको आगे तफसील से बताएंगे। दिखाएंगे कैसे इस बाहुबली के हिंदुस्तान आने की सुगबुगाहट ने ही चीन पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इस घातक फाइटर के भारत आगमन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच 5वीं जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का भी करार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि अब तक दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। इस फहरिस्त में अब चौथा नाम भारत का होगा। ये मल्टी रोल स्टेल्थ हवाई जहाज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेटेस्ट सेंसर्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजर से लैस है। इसमें 3 रेडार्स लगी हैं, एक नोज़ के ऊपर और 2 साइड वेज के ऊपर। ये कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है। 4 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ले जा सकता है और 2 टैक्टिकल ग्राउंड मिसाइल। तो ये कई प्रकार के रोल कर सकता है, एयर सुपेरियोरिटी रोल, एयर डिफेंस रोल, ग्राउंड अटैक। साथ ही साथ इसके आ जाने से जहाँ तक अगर हिंदुस्तान की एयरफोर्स को ये जहाज़ मिलता है तो वास्तव में हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है क्वालिटेटिवली चाइना की एयरफोर्स से बहुत आगे चली जाएगी। सबसे पहले आपको Su-57 की ताकत के बारे में तफसील से बताते हैं। Su-57 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में से एक है। ये फाइटर जेट कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाटो सुखोई को फेलोन यानी हत्यारा कहकर बुलाता है।
सुखोई की लंबाई 20 मीटर है, फायरिंग रेंज 3500 किलोमीटर, 5400 फीट की उड़ान भरने में Su-57 सक्षम है। 18,500 किलो वजन का ये विमान 35,000 किलो वजन ले जा सकता है। इसकी स्पीड 2140 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिलचस्प तो ये कि बीते कई सालों में रूस ने Su-57 को भारत की जरूरत के मुताबिक ढाल दिया है। सुखोई 57 के लेटेस्ट वर्जन में स्टेज 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इससे सुखोई 57 की स्टील्थ शक्ति बढ़ी, जिससे सुखोई 57 का रडार की पकड़ में आना और ट्रैक किया जाना पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। रूस इसके अलावा भी भारतीय वायुसेना की उम्मीदों के हिसाब से सुखोई 57 में कई अहम बदलाव कर रहा है। यही वजह है Su-57 के भारत आने की आहट से ही शी शहबाज की ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने फाइटर जेट JF-17 थंडर को परमाणु बम से लैस कर दिया। इस विमान में हथफ्राड मिसाइल लगाई गई। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसमें परमाणु बम को फिट किया जा सकता है। हत्फ मिसाइल एक सबसोनिक हवा से दागे जाने वाली क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 4.85 मीटर लंबी और इसका वजन 1100 किलोग्राम है। इसकी मारक क्षमता 350 से लेकर 550 किलोमीटर है। मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये परंपरागत हो सकता है या परमाणु। इस मिसाइल के विस्फोट से भारी तबाही आ सकती है। उसके पास F-16 है, जिसके माध्यम से वो कर सकता है कई सालों से। इसके अलावा उसके कई प्रकार की मिसाइल्स हैं जिसके माध्यम से कर सकता है, लेकिन उसके साथ वो ट्राइएड नहीं है जो सबमरीन के माध्यम से हो सके। अंडर वाटर कैपेबिलिटी पाकिस्तान का एज ऑफ टुडे नहीं है, लेकिन चाइना उसको वो कैपेबिलिटी भी दे सकता है और आने वाले समय में अगले 4-5 साल में हो सकता है पॉसिबिलिटी। हिंदुस्तान के हर प्रकार की क्षमता है पाकिस्तान को कम्प्लीटली वाइप आउट करने की। पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होगी हिंदुस्तान के खिलाफ कभी किसी प्रकार की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करेगी। एक तरफ हत्फ मिसाइल है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये चीन की मदद से बनाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद और बीजिंग की साझेदारी में बना JF-17। हालांकि ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तो नहीं है, लेकिन झूठा दम्भ दिखाने के लिए शहबाज के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास अमेरिकी F-16 तो है, लेकिन प्रतिबंधों और सख्ती के चलते इस्तेमाल सीमित है। वहीं चीन का J-17 फिलहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए नया है। JF-17 फाइटर जेट को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया। चीन ने इसे MiG-21 से तकनीक कॉपी करके बनाया है। JF-17 तेजी से पाकिस्तानी वायुसेना का मुख्य विमान बन रहा है। JF-17 फाइटर जेट 3700 किलो पेलोड ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें और बम फिट किए जा सकते हैं। और इसके जो विंगमैन है वो भी एक स्टेल्थ ड्रोन है। ये अगर दोनों हमको मिलते हैं तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान से तो अभी भी हिंदुस्तान की एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी काबिलियत जो है पाकिस्तान से कम कई गुना और बढ़ जाएगी।
लेकिन ये एटमी नुमाइश गीदड़ भभकी की तरह है। इतिहास गवाह है, चीन के साथ मिलकर बनाया गया पाकिस्तान का JF-17 कागजी खिलौने की तरह है। नाम भले थंडर दिया गया हो, पर है ब्लंडर, यानी बड़ी गड़बड़। जुलाई 2015 में म्यांमार ने पाकिस्तान को 16 JF-17 ऑर्डर किए, लेकिन नवंबर 2022 में JF-17 में दरार और तकनीकी खराबियां आने लगी। सभी JF-17 बेकार हो गए। साल 2024 में इसी मुद्दे पर इस्लामाबाद और म्यांमार के बीच विमानों की अदला बदली पर टकराव भी जारी है। इस शर्मनाक प्रदर्शन का श्रेय पाकिस्तान के साथ चीन को भी जाता है, क्योंकि JF-17 को बनाने में बीजिंग पर पाकिस्तान की निर्भरता काफी ज्यादा है। JF-17 में लगने वाला आधा साजो सामान चीन से आता है। ऐसे में आने वाले समय में कब इस साझा कोशिश पर पानी फिर जाए, कहा नहीं जा सकता। पर सवाल तो खुद चीन पर भी है। ईर्ष्या इस बात से है कहीं रूसी Su-57 भारत ना आ जाए, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना नहीं। अमेरिका के जवाब में 2 पांचवी पीढ़ी के विमान बनाए, पहला J-20 और दूसरा J-31। कहने को ये दोनों स्टेल्थ विमान हैं, लेकिन दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट आज भी इन दोनों विमानों के स्टेल्थ फीचर पर शक करते हैं। चीन इन विमानों को कई बार एयर शो और सालाना परेड में शामिल करने लगा है, लेकिन ये चीन की धमकाने वाली शोबाजी का हिस्सा ज्यादा लगता है। J-20 में रूसी इंजन लगे हुए हैं और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। दरअसल स्टेल्थ विमान में डिजाइन के अलावा इसका इंजन भी बड़ा मुद्दा है। सुपर क्रूज वाली खूबी के साथ इंजन के नोजल यानी विमान का वो हिस्सा जहां से इंजन अपनी जेट पावर रिलीज करता है, उसे विमान के हिसाब से डिजाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि इससे निकलने वाली गर्मी दुश्मन के सेंसर पकड़ ना सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। गिरती अर्थव्यवस्था और तकनीकी ज्ञान ना होने की वजह से वो अपनी मौजूदा फ्लीट को सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। ऐसे में 5वीं पीढ़ी का विमान बनाना आसान काम तो बिल्कुल नहीं। यही वजह है इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। लेकिन सब सही रहा तो जल्द भारत भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की ताकत वाला देश बन जाएगा और भारत पहुंच जाएगा रूस का Su-57, जो जरूरत पड़ने पर खामोशी से, छिपके से, बिना देखे, बगैर नजर आए टारगेट को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर देगा। वही भारतीय वायुवीरों के पास पहले से राफेल जैसा घातक फाइटर जेट है।
57 के आते ही ये जोड़ी कितनी मारक रक्षा कवच साबित होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और हिंदुस्तान की यही कामयाबी इस वक्त चीन और पाकिस्तान को चुभ रही है। इसलिए अपनी कमियों पर काम करने के बजाय एटमी नुमाइश पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान के पास अभी 170 परमाणु बम है। पाकिस्तान ने लो यील्ड वाले परमाणु बम बनाए हैं, जिसे गौरी और शाहीन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों में फिट किया जाता है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले भारत की बढ़ती ताकत अब दुश्मनों के दिल और दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। और अब बात करते हैं वॉर जोन की, जहां मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ एक नया समीकरण बन रहा है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह बिना रुके लगातार इजराइल पर बारूद बरसा रहा है। देखिए, एक बड़े हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह लड़ाकों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। इजराइल के खिलाफ ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। और टेंशन के बीच हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड मिसाइल का वीडियो सामने आया है। टीवी पर पहली बार हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड मिसाइल सामने आई। तो हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड मिसाइल सामने आई है पहली बार। अंडरग्राउंड मिसाइल देख के आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह की किस लेवल की तैयारी है। उधर इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। उत्तरी इजराइल में नागरिक इलाकों पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के इजराइल पर विध्वंसक हमले। तीनों खबरें एक साथ मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए कैसे इस वक्त हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन आप देखिए, और सिविलियन इलाकों को कैसे निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह, आप देख सकते हैं। इस बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला। लेबनान में आईडीएफ की आर्टिलरी से गोलीबारी। आईडीएफ ने कई इलाकों में गोलाबारी की है और बमबारी भी की है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का पलटवार। हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट दागे। इजराइल को बॉर्डर इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। रॉकेट हमले से कई जगह आग लगी है। और गाजा में आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन जारी है। हमास से जुड़े कई ठिकाने गाजा में ध्वस्त किए गए। तो
बुलडोजर एक्शन देखिए गाजा में किस तरह से हमास के कई ठिकाने बुलडोजर से इजराइल ने ध्वस्त किए। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शांति स्थापना के सभी प्रयास नाकाम हो चुके हैं। दोनों ओर से फुल स्केल वॉर की तैयारी कर ली गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अरब के सभी मिलिटेंट संगठनों को एक साथ खड़ा कर दिया है। अफगान तालिबान के लेबनान पहुंचने के बाद अब लीबिया और इराक के सुन्नी मिलिटेंट संगठन लेबनान रवाना हो चुके हैं। ये संगठन लीबिया के शासक रहे मुअम्मर गद्दाफी और इराक के शासक सद्दाम हुसैन का बदला लेने के लिए इजराइल अमेरिका के खिलाफ जंग में उतर रहे हैं। देखिए कैसे गद्दाफी और सद्दाम के प्रतिशोध फैक्टर से लेबनान तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। लेकिन أنا بكل وضوح وبدون لف دوران इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच महासंग्राम की तैयारी अंतिम चरण में है। इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर पर घात लगाए है और लेबनान अब अरब के शिया और सुन्नी प्रॉक्सी संगठनों का हेडक्वार्टर बन चुका है। लेबनान में अरब देशों से लगातार लड़ाके पहुंच रहे हैं और इसीलिए हिजबुल्लाह प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल से एक एक हमले का बदला एक एक शहर पर हमला करके लिया जाएगा। لكن أنا بكل وضوح وبدون لف ودوران تضربوا مدن عنا نضرب مدن عنا، تضربوا قرى عنا نضرب مستعمرات. ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت، سنضرب مطار بن غوريون لتل أبيب. चलते हुए इजराइल का ये एनिमेशन वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, जिसमें इजराइल के कई शहरों को जलते हुए दिखाया गया है। और वीडियो के अंत में लिखा गया है एंड ऑफ इजराइल। हिजबुल्लाह ने जैसी धमकी दी है कमोबेश वैसे ही हालात इजराइल में बनते जा रहे हैं। 5 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत शिमोना पर रॉकेट बरसाए और बड़े इलाके में आग लग गई। ये आग की लपटें इजराइल के किरियत शिमोना में भड़क रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद किरियत शिमोना के इजरायली सेटलमेंट में आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल के कई सेटलमेंट आग की चपेट में हैं। इमारतें गिर गई हैं और आग धधक रही है। हिजबुल्लाह कई दिन से लगातार उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है और इन हमलों से उत्तरी इजराइल के पहाड़ी इलाकों में आग लग गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शालोमी पर रॉकेट बरसाए और वहां भी हालत किरियत शिमोना जैसी हो गई। इजराइल का किरियत शिमोना और शालोमी लेबनान के बॉर्डर से सटे शहर हैं। UN 2000 ब्लू लाइन के करीब ये शहर गलीली क्षेत्र में आते हैं और यहां एक माउंटेन रेंज है। हिजबुल्लाह के रॉकेट इन पहाड़ियों पर भी गिर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इजराइल की यह पूरी माउंटेन रेंज आग से घिर चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक हेडक्वार्टर पर भी रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस विंग ने इसकी लोकेशन दी और मिसाइल फोर्सेस ने रॉकेट हमले करके सैन्य हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। इजराइल के मुताबिक इस हमले में 2 सैनिक जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए और इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बड़े पलटवार किए हैं।
इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर हमले किए हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बीते 28 दिन में इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग तेज हुई है और इस जंग में दोनों ओर से बड़े हमले किए गए हैं। और हिजबुल्लाह ने इजरायल के जिन शहरों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं वो है किरियत शुमोना, जिस पर 62 रॉकेट दागे गए। इजरायल के मरगालियोत पर हिजबुल्लाह ने 56 रॉकेट हमले किए हैं। इसी तरह शेतुला पर 43 रॉकेट हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं। इजरायल के शेबा फार्म्स पर भी 43 रॉकेट हमले किए गए। आराम शाह पर हिजबुल्लाह ने 39 रॉकेट दागे हैं, जबकि मेतुला पर 53 रॉकेट हमले किए गए। ये सभी आंकड़े बीते 28 दिनों के। पलटवार में इजरायल ने लेबनान के उन शहरों पर हमले किए जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। ऐता अल शाब पर इजरायल ने 190 रॉकेट और शेल हमले किए। लेबनान के रास अल नकोरा पर 154 रॉकेट और बम गिराए हैं। इजरायली वायुसेना ने हौला पर 143 हमले किए हैं। अल्मा अश शाब पर इजरायल ने 134 बार बम गिराए हैं। मरकाबा पर 87 रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए, जबकि बीते 28 दिन में युहमू पर 77 बार इजरायल ने हमला किया है। जिस तरह हमले हो रहे हैं और जिस आक्रामक अंदाज में नसरल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है और उसकी ताकत में रोज इजाफा हो रहा है। खबर यह है कि इजरायल से जंग लड़ने के लिए लीबिया और इराक के लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। लीबिया से लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के लड़ाके लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस संगठन के 10,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के भी 10,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। ये मुअम्मर अल गद्दाफी समर्थक लड़ाकों का संगठन है। इसके साथ ही अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी इराक रीजन के लड़ाके भी लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 8,000 लड़ाके लेबनान पहुंचने वाले हैं। इसी तरह अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी इराक रीजन के लड़ाके सद्दाम हुसैन के समर्थक थे। इन लड़ाकों ने अमेरिका से सीधी जंग लड़ी है और अब अमेरिका से गद्दाफी और सद्दाम का बदला लेने के लिए लेबनान पहुंच रहे हैं। लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट की स्थापना 2012 में मुस्तफा अल जैदी ने की थी। मुस्तफा अल जैदी लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी की कैबिनेट में था। 2011 में गद्दाफी की हत्या के बाद जैदी को जेल भेज दिया गया। 2012 में लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट को लीबिया चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। मुस्तफा अल जैदी की बेटी की शादी गद्दाफी के बेटे अल सादी गद्दाफी से हुई है। इसी तरह 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी होने के बाद बाथ पार्टी के सद्दाम समर्थकों ने भी अमेरिका के खिलाफ इराक में जंग शुरू कर दी। गाजा पर हमलों के बाद अरब में शिया और सुन्नी मिलिटेंट संगठनों के बीच दरार खत्म हो गई है और अब सभी संगठन मिलकर अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल से गद्दाफी और सद्दाम का बदला लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉरजोन में रूसी सेना का एक्शन जारी है। हॉवित्जर से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया है रूस ने। यूक्रेनी पोस्ट पर रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार। हॉवित्जर हमले में यूक्रेनी खेमे में हड़कंप। और रूस के खिलाफ नेटो का नया प्लान सामने आया है। साउथ कोरिया यूक्रेन को साथ लाने की कोशिश हो रही है। रूस नॉर्थ कोरिया गठजोड़ के खिलाफ यह रणनीति सामने आई है। यूक्रेन की मदद करेगा साउथ कोरिया।
उधर यूरोप और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन ने न सिर्फ ब्लूप्रिंट बना लिया है बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया है। पुतिन के प्लान से पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि अगर पुतिन अपने प्लान में कामयाब हो गए तो एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। एक तरफ नेटो में टूट पड़ सकती है, दूसरी तरफ रूस अमेरिका से कोल्ड वॉर का बदला भी ले सकता है। यूक्रेन को मदद के बाद अब नेटो ने उन देशों में तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है जिनका बॉर्डर रूस से लगता है। इसका सीधा मतलब है कि नेटो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अचानक से नेटो ने ब्लूप्रिंट क्यों बदल दिया। अभी तक पूरा फोकस यूक्रेन पर था, लेकिन अब फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों में सेना लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। फिनलैंड की संसद ने नेटो के डिफेंस एग्रीमेंट पर सहमति जता दी है, जिसके तहत नेटो फिनलैंड में 15 मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। रूस की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एंड्रे नेस्तासियन ने धमकी दी है, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रूस जवाब देने के लिए तैयार है। नेटो ने फिनलैंड और दूसरे नेटो देशों में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर बढ़ा दी है। ये सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा को चुनौती है। इस धमकी के बाद रूस ने यार्स मिसाइल का एक वीडियो लॉन्च किया, जिसमें 100 किलोमीटर तक यार्स का डिप्लॉयमेंट दिखाया गया है। आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल रूस का ऐसा हथियार है जिससे नेटो और अमेरिका दोनों कांपते हैं। और अब वीडियो के बाद ये बेचैनी और बढ़ गई है। आखिर पुतिन यार्स की ताकत प्रदर्शन से क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा, दूसरी तरफ नेटो को धमकी देकर जता दिया कि रूस युद्ध के लिए भी तैयार है। एक तरफ नॉर्वेजियन सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी, दूसरी तरफ 11,000 किलोमीटर रेंज वाली यार्स एटमी मिसाइल के जरिए नाटो को धमकी दे डाली। दरअसल पुतिन एक डबल ट्रैप पर काम कर रहे हैं। वो कई शर्तों के साथ यूक्रेन को युद्ध विराम पर मजबूर करना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका और नेटो पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो हथियारों की सप्लाई रोक दें। दूसरी तरफ पुतिन कई देशों को मिलाकर ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जो नेटो का न सिर्फ मुकाबला कर सके बल्कि उसे धूल चटा सके। इसके लिए पिछले 1 महीने से पुतिन काफी एक्टिव है। Ширится круг государств справедливое мироустройство. पहले पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया, फिर चीन का दौरा किया। 2 दिन पहले पुतिन एससीओ समिट में शामिल हुए। अब पुतिन तुर्की जाने वाले हैं, जिसके बाद ईरान जाने की भी तैयारी। जबकि इसी बीच हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन दूसरी बार मॉस्को दौरे पर पहुंच गए। हंगरी एक नेटो सदस्य देश है और तुर्की भी। दोनों देशों से रूस की बढ़ती नजदीकी अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि अमेरिका ने अजरबैजान और आर्मीनिया के विदेश मंत्री को वॉशिंगटन आने का बुलावा देकर रूस को काउंटर करने की कोशिश की है। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। खेमेबाजी शुरू हो गई है। दुनिया के छोटे बड़े देशों को अपने पक्ष में करने की हर कोशिश की जा रही है। यूरोप में नाटो देशों में खलबली मची हुई है, क्योंकि कई देश अभी भी रूस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं और रूस की युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जता रहे हैं। हंगरी के पीएम के मॉस्को दौरे ने नेटो देशों में पड़ती फूट को जाहिर कर दिया है। विक्टर ऑर्बन पर एस्टोनिया की तरफ से प्रतिक्रिया आई है।
विक्टर ऑर्बन मॉस्को में हो या कहीं भी, वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हालांकि ईयू में उनकी स्थिति को लेकर संदेह जरूर पैदा हो रहा है। अभी तो सिर्फ एस्टोनिया ने बोला है, आगे कई और देश सामने आ सकते हैं। दरअसल ये वही प्लान है जिस पर पुतिन काम कर रहे हैं, यानी नेटो में फूट। उधर फ्रांस को लेकर भी नेटो की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 7 जुलाई को दूसरे राउंड की वोटिंग है। पहले फेज में राइट विंग भारी पड़ता दिख रहा है। अगर दूसरे राउंड में भी ऐसा हुआ तो इमैनुअल मैक्रो की सत्ता जा सकती है। ऐसे में उनकी पॉलिसी भी बदलेगी, जिसमें यूक्रेन को सैन्य मदद रोकी जा सकती है। नेटो देशों में खलबली की दूसरी वजह यह भी है कि पुतिन लगातार रूस की ताकत में इजाफा कर रहे हैं, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। साथ ही चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ डिफेंस और स्पेस सेक्टर में कई अहम करार किए हैं। यानी ये तीनों मिलकर अमेरिका को सीधा चैलेंज करने की तैयारी में है। खासतौर से मिडिल ईस्ट में दखल देकर पुतिन वहां का समीकरण बदलने की प्लानिंग में है। इसके लिए ईरान पुतिन का सबसे बड़ा मददगार है। که ما و شما معادلات قدرت رو در دنیا کاملا به هم ریخته و بحث یک جانب گرایی تموم شده به همین دلیل. उधर अमेरिका ने भी जल्दबाजी में अटैक एमएस की नई सीरीज बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे यूक्रेन को ज्यादा डिप्लॉय कराकर रूस में तबाही मचा सके। जबकि रूस पहले ही इतने हथियार बना चुका है कि वो लंबा युद्ध लड़ सके। कहीं ऐसा ना हो अमेरिका हथियारों की होड़ में उलझा रहे और पुतिन नेटो देशों को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर ले और यूरोप अरब में अमेरिका का वर्चस्व दांव पर लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और यूक्रेन को एस्टोनिया से मिली बड़ी मदद। एस्टोनिया ने मिस्ट्रल डिफेंस सिस्टम भेजे। एस्टोनिया ने कहा, हम साथ मिलकर रूस को रोकेंगे। और यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। यूक्रेन का दावा, 13 ड्रोन मार गिराए। एयर डिफेंस से हमला नाकाम, यह कहा यूक्रेन ने। और ओडेसा में रूस का विध्वंसक हमला। पेट्रियट सिस्टम के 2 लॉन्चर तबाह। स्कैंडर मिसाइल से रूस का हमला। और यूक्रेन हार के द्वार पर पहुंच चुका है, लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना सरेंडर को तैयार नहीं है। पराजय टालने के लिए यूक्रेनी सेना ने अंतिम विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है और इस विकल्प का नाम है परमाणु छल। यूक्रेनी फोर्स ने न सिर्फ रूस के अंदर बल्कि गुरिल्ला हमले किए, बल्कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को तबाह करने की कोशिश की। प्लांट पर हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन आरोप रूस पर लगाया। यह हमला और आरोप असल में जेलेंस्की की वो साजिश है जिसे यूक्रेन ने अपनी हार टालने के लिए रची। ये बारूदी हुंकार हार टालने के लिए यूक्रेन का अंतिम प्रयास है। रूसी धरती पर यह गुरिल्ला घात सरेंडर की ओर बढ़ती यूक्रेनी सेना की आखिरी कोशिश है। रूसी सेना के वज्रपात से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ चुके हैं। यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच चुका है। इस हार को टालने के लिए ज़ेलेंस्की आर्मी जी जान से जंग लड़ रही है। जिस तरह रूसी सेना यूक्रेन के शहरों को जला रही है, उसी तरह यूक्रेन ने भी रूसी सेना को जख्म देने की कोशिश की।
24 घंटे में यूक्रेन की कई कोशिशें कामयाब भी हुई। अपनी हार को टालने के लिए जेलेंस्की और उनकी सेना ने बहुत ही खतरनाक साजिश रची है। जेलेंस्की की वो एटमी साजिश है जिससे नेटो सेना युद्ध में डायरेक्ट उतर सकती है। जेलेंस्की और उनकी सेना आखिर अपनी हार कैसे टालने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका और नेटो सेनाओं को जंग में खींचने का षड्यंत्र क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने गोरिल्ला घात कर रूसी धरती को किस तरह से जला दिया, इसकी वीडियो वॉर रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन ने रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट के हेडक्वार्टर पर ड्रोन विस्फोट किया। हमले में रूसी सेना के हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। यूक्रेनी फोर्स ने इसे भी जलाकर भस्म कर दिया। कातोवस्क में यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस की गन बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह कर दिया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए। हमले की वजह से रूस के हथियार गोदाम में आग लग गई। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में भी ब्लास्ट किया। हमले की वजह से रेलवे स्टेशन के पास की एक इमारत जल गई। यूक्रेन ने सबसे घातक हमला रूस के रोस्टोव में किया। यहां यूक्रेनी फोर्स ने 30 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके बाद रोस्टोव पूरी तरह से दहल उठा। यूक्रेन के हमले के बाद रोस्टोव में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। हमले के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का एक पावर सब स्टेशन भी तबाह हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के ऑयल टर्मिनल को भी टारगेट किया। टर्मिनल को बड़ा नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रोस्टोव में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेनी फोर्स जिस वक्त रूस की धरती पर ड्रोन की बारिश कर रही थी, उसी वक्त खतरनाक साजिश के तहत उसने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी तबाह करने की कोशिश की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक यूक्रेन के कई ड्रोन ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के बेहद करीब जाकर गिरे। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को टारगेट क्यों कर रहा है? इसके पीछे ज़ेलेंस्की और बोदानोव का षड्यंत्र क्या है? तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पीछे यूक्रेन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। प्लांट पर हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन हमले का आरोप रूस पर लगा रहा है। रूस पर इल्जाम लगाकर सुपर पावर अमेरिका को भड़काने की कोशिश हो रही है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चाहती है कि अमेरिका रूस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। गुस्सा होने पर अमेरिका के साथ साथ नेटो सेनाएं सीधे तौर पर युद्ध में उतर जाएंगी। अगर ऐसा हुआ, अगर जंग में नेटो की सीधी एंट्री हुई, तो यूक्रेन हार से बच जाएगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की सेना अब ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को टारगेट कर रही है। यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले इसलिए कर रहा है ताकि युद्ध में नेटो की सेना उतर जाए और यूक्रेन हार से बच जाए। लेकिन अगर यूक्रेन की हमले की वजह से पावर प्लांट के रिएक्टर तबाह हुए, तो पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा। यह रेडिएशन एक अकल्पनीय त्रासदी में बदल जाएगा। यूक्रेनी सेना ने ज़ैपोरिज़िया में सिर्फ पावर प्लांट पर ही हमला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने रूस के एक रडार को तबाह कर दिया। यह यूक्रेन के उसी हमले का वीडियो है जिसे यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के ड्रोन ऑपरेटर का दहन कर दिया।
पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। इस बीच यूक्रेनी स्टेट बॉर्डर गार्ड के प्रवक्ता आंद्रे देमचेंको ने कहा है कि यूक्रेन बेलारूस की तरफ से हमले को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की तरफ से यह बयान इसलिए आया है क्योंकि बेलारूस की सेना यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। यहां बेलारूस ने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ खतरनाक हथियारों की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि बेलारूस की तरफ से कीव पर हमला करने का प्लान है। यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस और बेलारूस दोनों के लिए चेतावनी जारी की है। इस बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैरी ने कहा है कि यूक्रेन रूस से ये जंग नहीं जीत पाएगा। ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि अब वो युद्ध में अमेरिका और नेटो की सेना को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो एक दिन के अंदर ही रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन के बाद इस हमले के बाद रूसी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। इस हमले के साथ ही ज़ेलेंस्की ने हुंकार भर दी है कि यूक्रेन रूस में 3000 किलोमीटर अंदर तक हमला करने में सक्षम है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका और नेटो ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दे दी हैं? क्या उन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन रूसी धरती को दहला रहा है? रूस की धरती पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कर दिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस बार यूक्रेनी फोर्स ने जो हवाई हमला किया है वो रूस में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबी दूरी का और सबसे विध्वंसक है। यूक्रेनी फोर्स के इस हमले की रेंज 1800 किलोमीटर है। यानी यूक्रेनी वॉरहेड ने 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर रूस में विस्फोट किया। इस विस्फोट में रूस का रडार स्टेशन तबाह हो गया। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में विध्वंसक ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रूस की धरती पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके बाद रूस के शहरों में जलजला आ गया। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे बड़ा हमला रूस के ऑर्स्क में किया। यहां यूक्रेन ने रूस के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। रूस के अंदर यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सुमी से ऑर्स्क के बीच की दूरी है 1800 किलोमीटर। यूक्रेनी फोर्स ने सुमी से ही हमला किया और 1800 किलोमीटर दूर मौजूद रूसी सेना का रडार स्टेशन आग का गोला बन गया। यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन और मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन का ये वज्रपात इस बात का प्रमाण है कि ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स का दावा सही था। यह हमला इस बात का संकेत है कि यूक्रेनी फोर्स अब 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने सिर्फ ऑर्स्क में ही रूसी सेना को गहरा जख्म नहीं दिया, बल्कि रूस के आधा दर्जन शहरों में तबाही मचाई। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद में रूसी सैन्य पोस्ट पर बड़ा हमला किया।
हमले में रूस के 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन अटैक की वजह से 6 रिहायशी इमारतें और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गए। क्रास्नोदर में यूक्रेनी फोर्स ने विध्वंसक हमला किया। टारगेट पर रूस का ऑयल डिपो था। हमले के बाद ऑयल डिपो धू कर जल गया। रोस्तोव में एक के बाद एक कई धमाके कर यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। कोर्स्क में भी यूक्रेन ने 1 दर्जन ड्रोन दागे। इनमें से 7 ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस साल अब तक यूक्रेनी सेना रूस के अंदर 10 बड़े हमले कर चुकी है। सबसे बड़ा हमला 5 जुलाई को हुआ। और इस साल अब तक यूक्रेन रूस में 10 बड़े हमले कर चुका है। पहला बड़ा हमला यूक्रेनी बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर ओस्तालुगा में किया। दूसरा बड़ा हमला सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग यूक्रेनी बॉर्डर से 870 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने तीसरी स्ट्राइक रूस के किरीशी में की। किरीशी और यूक्रेन के बीच की दूरी है 810 किलोमीटर। चौथा बड़ा हमला रूस के सिजरन में हुआ। सिजरन यूक्रेन से 875 किलोमीटर की दूरी पर है। पांचवा हमला रूस के नोवोकुबिश्वेस्क में हुआ। रूस का यह इलाका यूक्रेन से 970 किलोमीटर की दूरी पर है। छठा हमला यूक्रेन ने निज़्नियो वखामस्क में किया, जो यूक्रेन से 800 किलोमीटर दूर है। सातवां हमला रूस के येलेबुगा में जिस इलाके में हुआ, वहां से यूक्रेनी बॉर्डर की दूरी 1200 किलोमीटर है। आठवां हमला भी येलबुगा में हुआ। ये एक दूसरी जगह पर हुआ। इस जगह से यूक्रेनी सीमा की दूरी 1300 किलोमीटर है। यूक्रेन ने नवा बड़ा हमला रूस के लुगोवोई इलाके में किया। लुगोवोई और यूक्रेन के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है। रूस के अंदर सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने 5 जुलाई को किया। यह हमला ओर्स्क में हुआ। रूस का यह इलाका यूक्रेन से 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यूक्रेनी मिसाइल ने रूस में तबाही मचा दी। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के कुछ ही इलाकों में हमले की अनुमति दे रखी है। लेकिन ऑर्स्क में यूक्रेन का विस्फोट इस बात का प्रमाण है कि ज़ेलेंस्की सेना ने अमेरिकी परमिशन के बिना ही रूस में लंबी दूरी तक हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस बात पर मुहर उस वक्त लग गई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए असीमित दूरी तक हमले करने का अधिकार है। इधर ज़ेलेंस्की का यह बयान आया और उधर उनकी सेना के लॉन्ग रेंज हमले शुरू हो गए। यूक्रेन के इस हमले का मकसद रूस की तेल उत्पादन क्षमता को ठप कर रूसी अर्थव्यवस्था पर करारी चोट करना है। यूक्रेन रूस के रडार स्टेशन को इसलिए उड़ा रहा है ताकि रूस का अर्ली वार्निंग सिस्टम नष्ट हो जाए और यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हमले सफल हो सके। यूक्रेन ने रूसी सेना को बड़ा जख्म दिया तो पुतिन पलटन ने प्रतिशोध का नया राउंड लॉन्च कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर फैब बम और ओडैप ग्लाइड बम से धावा बोला। इसी के साथ ही X-59, X-69 और इस्कंदर मिसाइलों से भी तबाही मचाई। और आज रात 9 बजे TV9 पर देखिए नया बाबा इंटरनेशनल खुलासा। ये आप देखना मत भूलिएगा। 9 बजे एक बहुत बड़ा खुलासा TV9 पर आज रात 9 बजे। खैर आगे बढ़ते हैं। कभी नेटो का कोई देश दहल उठता है, कभी रूस का कोई शहर। एक जगह आग लगती है तो कुछ घंटे बाद दूसरी जगह आग लग जाती है। दरअसल यूरोप में एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो चुकी है जिसमें नेटो देशों के जासूस और पुतिन के प्रॉक्सी आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे के देशों को दहला रहे हैं। ये आग अब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका तक जा पहुंची। यानी दुनिया एक ऐसे युद्ध में गिरने लगी है जो तीसरे विश्व युद्ध को धधका सकता है।
नेटो और रूस के बीच साजिश का बड़ा दौर शुरू हो चुका है, जिसमें दोनों तरफ के जासूस एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं रेल हादसे करा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पिछले कई दिनों से विध्वंस की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा की है, जहां एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे मिले और कई डिब्बों में आग भी लग गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के कंटेनर में बम बनाने का केमिकल भरा था। और फिलहाल यहां पर रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।